नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे इस वीडियो में रूप प्रक्रिया का स्वरूप एवं शाखाएं। और सबसे पहले हम करेंगे रूप का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, रूप क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसको देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले इन परिभाषाओं को समझना ज़रूरी है जो नीचे दी गई है। पहली परिभाषा डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी की है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी का कहना है कि सार्थक ध्वनियों के समुच्चय को रूप कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सारी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होती हैं, कुछ ध्वनियाँ सार्थक होती हैं और कुछ ध्वनि समूह निरर्थक होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, पहले सारी परिभाषाओं को देख लेते हैं एक बारी, फिर हम इन सब को कंपाइल करेंगे। दूसरी परिभाषा दी है डॉक्टर नरेश मिश्र ने। इन्होंने कहा है कि भाषा की लघुत्तम महत्वपूर्ण इकाई जो स्वनिम समुदाय को सार्थक स्वरूप प्रदान करती है उसे रूप कहते हैं। यानी कि यहाँ भी सार्थकता, ध्वनियों की सार्थकता के ऊपर बात है और यहाँ भी ध्वनियों की सार्थकता के ऊपर बात है। अगली परिभाषा है वो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इनका कहना है रूप भाषा की वह छोटी से छोटी अर्थवती इकाई है जो अपने आकार रूप स्वनिम समुदाय को अभिव्यक्ति की संघटना से जोड़ती है। तो इसमें वही बात है, इसमें ये जो टर्म है अर्थवती और साथ ही अपने आकार रूप स्वनिम समुदाय को अभिव्यक्ति की संघटना का मतलब यहाँ पर क्या है, ये है वाक्य से संबंध है। क्योंकि अभिव्यक्ति हम किस में करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति वाक्यों से करते हैं। ये चीज़ इसमें समझने की है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सार्थक ध्वनियों का समुच्चय, यहाँ पर समुदाय को सार्थक स्वरूप प्रदान करती है, अर्थवती और अभिव्यक्ति की संघटना। इसमें दो चीज़ कॉमन है। पहली चीज़ कॉमन क्या है, वो है सार्थकता, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, वो है अभिव्यक्ति की संघटना। इसका मतलब अभिव्यक्ति की संघटना का मतलब है वाक्य। क्योंकि अभिव्यक्ति हम विचारों की अभिव्यक्ति किस में करते हैं, वो हम वाक्यों में करते हैं। दो चीज़ें हमने यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो रूप क्या है, रूप के लिए जरूरी है एक तो सार्थकता का होना जरूरी है और दूसरा वाक्य। तो देखते हैं, इससे पहले हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, हम इसी के ऊपर आएंगे। जो शब्द और ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये शब्द और पदों में भी होती है। तो हमें यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि क्योंकि सार्थक ध्वनियों का समूह को हम शब्द भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रूप के लिए भी ये चीज़ें हुई हैं, प्रयोग हुई हैं। तो हमारे या बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि ध्वनियों की सार्थक ध्वनियों का जो रूप है, या हम कह सकते हैं कि सार्थक ध्वनियों का समूह है, उसको शब्द कहेंगे या फिर उसको रूप कहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बच्चों के सामने समस्या होती है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो शब्द है, शब्द और रूप में अंतर होता है और उस अंतर को समझने के लिए ये नीचे पंक्तियां हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि शब्दों में संबंध तत्वों के मेल से रूप बनता है। अब कैसे, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम ये वाक्य देखते हैं, मोहन का पुत्र घर खरीदता है, ठीक है। या दूसरा सेंटेंस है, मोहन के पुत्र ने घर खरीदा, या राम ने रावण को मारा। बच्चों, शब्द क्या होता है, हम तीन चीज़ों को लेकर चलेंगे, शब्द और
पद या फिर हम रूप। सबसे पहले शब्द। शब्द क्या है? शब्द ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो पद और या रूप क्या होता है, ये अंतर हमें मालूम होना चाहिए। शब्द जो क्या होते हैं बच्चे, ये मानते हैं कि शब्द जो है वो सार्थक होते हैं या ध्वनियों के सार्थक समूह हो सकता है ये, ठीक है, ये सार्थक होते हैं। दूसरा, इनके लिए कोई निश्चित वाक प्रतीक का होना जरूरी है। वाक प्रतीक का मतलब यानी कि जैसे मैंने कहा सूर्य, तो सूर्य के लिए कोई न कोई प्रतीक होना चाहिए। इस शब्द का कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, कोई न कोई प्रतीक होना चाहिए। हमें पता है सूर्य शब्द बोला तो इसका मतलब क्या है कि एक आकाशीय पिंड है जो आकाश में सुबह पूर्व में निकलता है और इससे जो है हमें ऊर्जा देता है और हमें रोशनी देता है। ऐसी गोलाकार वस्तु के लिए सूर्य का शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये देखो सार्थक भी है और सार्थक ध्वनियों का समूह है, ठीक है। कोई निश्चित वाक प्रतीक इसका निश्चित है इसके लिए, ठीक है। ये है शब्द। अब इसका मतलब पद क्या होते हैं? पद का मतलब क्या है? ये सेंटेंस है, मोहन का पुत्र घर खरीदता है। बच्चों अगर इसमें हम शब्द देखें, इसमें मोहन शब्द है, ठीक है, और पुत्र है, घर है, खरीदता, ये क्या है? इसमें शब्द है। यहाँ भी मोहन, पुत्र, घर, खरीदा, राम, रावण, ये क्या है? इसमें शब्द है। इसमें देखिए कुछ तो इसमें ऐसे शब्द हैं जो कोशगत शब्द हैं। कोशगत का मतलब जो डिक्शनरी वर्ड, जिनका कोई न कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है, ठीक है। मोहन किसी लड़के का नाम है, पुत्र का मतलब क्या है, घर का मतलब है खरीदना, ठीक है। कुछ ये शब्द है इसमें, जैसे राम, रावण, ठीक है, और ये जो मारना शब्द है, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं अर्थ तत्व बोलते हैं। इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? अर्थ तत्व, ठीक है। इनको हम अर्थ तत्व बोलेंगे। और इनके साथ जो दूसरे जो शब्द हैं, जैसे का है, ठीक है, और खरीदना शब्द है, इसमें आ प्रत्यय जैसे लगा हुआ है, मोहन के है, पुत्र ने है, जो या राम ने, रावण को, जो ये जो शब्द है बीच में, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम संबंध तत्व बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? संबंध तत्व, ठीक है। तो इस प्रकार पद का मतलब क्या है, पद या रूप क्या होते हैं, हमें वो देखना है। रूप का मतलब क्या है? जब शब्दों में संबंध तत्वों का मेल होता है। कौन से तत्वों का? जो ये का है, ठीक है, के है, ये ने है, ने, ये को, ये क्या है? ये संबंध तत्व हैं। ये परस्पर जो दो शब्द हैं उनके संबंध को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। संबंध तत्व का काम क्या है? संबंध तत्वों का काम यह है कि वो जो दूसरे शब्द हैं, एक दूसरे शब्दों में ये शब्द एक संबंध की योजना करते हैं, एक संबंध बनाते हैं, संबंध की योजना करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको संबंध तत्व कहा जाता है। ये परसर्ग हो सकते हैं, ये हम कह सकते हैं प्रत्यय हो सकते हैं, ये प्रत्यय हो सकते हैं, ये प्रसर्ग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। परसर्ग और प्रत्यय का काम क्या है? दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम, उनका संबंध, उनका रिलेशन बताने का काम करते हैं, इसलिए इनको संबंध तत्व कहते हैं। जब
कोई शब्द वाक्य के बाहर होता है वह स्वतंत्र होता है। ठीक है, वह क्या होता है? स्वतंत्र होता है। लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो व्याकरणिक जो नियम है उनमें बंध जाता है। विभिन्न जो व्याकरणिक कोटि हैं उनके नियमों में बंध जाता है, लिंग वचन काल विभक्ति में, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं रहता और वह शब्द ना हो करके वाक्य में प्रयोग। अगर हम बाहर लिखेंगे मोहन, मोहन क्या है? बाहर शब्द है, लेकिन जब इस मोहन को यहाँ वाक्य में हमने उठा के रख दिया तो ये क्या बन जाता है? ये पद बन जाता है। ठीक है, और जब इन पद के साथ जब संबंध तत्व लगाए जाते हैं तो इस पद को हम क्या बोलेंगे? रूप बोलेंगे। ठीक है, अब ये तीन जो टर्म्स हैं, तीन चीज़ें हैं, उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। शब्द, पद और रूप। शब्द स्वतंत्र होता है, वाक्य के बाहर यह क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, मानते हैं कि यह सार्थक है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, निश्चित इसका वाक प्रतीक होता है, लेकिन फिर भी वाक्य के बाहर है तो ये शब्द है। अगर इसको हमने वाक्य के अंदर रख दिया तो यह क्या बन गया? यह पद बन गया, क्योंकि ये व्याकरणिक कोटियों और व्याकरणिक नियमों में बंध गया, स्वतंत्र नहीं रहा। रूप क्या है? जब वाक्य में जो संबंध तत्वों के साथ शब्द, जो पद के साथ संबंध तत्व भी मिल जाते हैं तो वो रूप बन जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मोहन क्या है? मोहन एक अर्थ तत्व है। ठीक है, अलग है, ये शब्द है, लेकिन यहाँ पर मोहन पद है, लेकिन ये मोहन का ये क्या है? मोहन का ये रूप। ठीक है, ऐसे ही शब्द हम देखते हैं, जैसे मोहन के, ये क्या है? ये रूप है। पुत्र ने, पुत्र के साथ ने लगाया, ये क्या है? ये रूप है। ठीक है, और घर को खरीदा, घर को, ये रूप है। राम ने, रूप, रावण को, ये भी रूप है। तो रूप का मतलब क्या होता है कि जब अर्थ तत्व के साथ, अर्थ तत्व के साथ, अर्थ तत्व के साथ के साथ संबंध तत्व मिल जाता है, उनके संयुक्त को, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रूप बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि शब्द, पद और रूप में क्या अंतर है, ये चीज़, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम करेंगे रूप प्रक्रिया की प्रमुख शाखाएं क्या हैं। रूप प्रक्रिया का मतलब क्या है? जो ये प्रक्रिया है, इस प्रकार जो वाक्य के अंदर जो अर्थ तत्व है, सबसे पहले हम रूप प्रक्रिया को समझेंगे। रूप प्रक्रिया का मतलब क्या है? जो वाक्य के अंतर्गत जो अर्थ तत्व है, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का अध्ययन करना, इसका विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? रूप प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, वाक्य के अंतर्गत अर्थ तत्व और संबंध तत्व का अध्ययन ही रूप प्रक्रिया कहलाता है, या इसको हम पद विज्ञान भी कहते हैं और इसको रूप विज्ञान भी इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रूप प्रक्रिया की प्रमुख शाखाएं। जो रूप प्रक्रिया है, रूप विज्ञान है, इसकी कुछ शाखाएं हैं। और कितनी शाखाएं हैं? ये 4 शाखाएं हैं इसकी। रूप शाखा, रूपिम विज्ञान,
रूप और स्वनिम विज्ञान, ये शाखाएं हैं इसकी, और उपरूप अथवा संरूप। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, वो करेंगे हम रूप शाखा का। अब रूप के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि रूप का मतलब क्या है, वो हम अध्ययन कर चुके हैं। अर्थ तत्वों के साथ जब संबंध तत्व जोड़कर लिखा जाता है उसको हम रूप कहते हैं। ठीक है, अब रूप के भेद क्या होते हैं? रूप के दो भेद हैं, वो है शब्द और पद। कैसे? सेंटेंस लिखती हूँ, वाक्य में दोबारा से फिर लिखती हूँ। जैसे राम ने रावण को मारा, ये वाक्य है। इस वाक्य में राम ने जो ये है, ये क्या है? ये रूप है। इस रूप को अगर हम इसका अध्ययन करें राम का, इसमें दो चीजें निहित हैं। वो कौन सी? एक तो इसमें शब्द भी है, इसी के अंदर शब्द छुपा हुआ है, और इसी के अंदर पद छुपा हुआ है। ठीक है, पद भी इसी में से निकलेगा और शब्द भी इसी में से निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसके रूप के अंतर्गत दो चीजें हैं, शब्द और पद। एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्द क्या होता है पता होना चाहिए। स्वनिमों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और आचार्य यास्क ने 4 प्रकार के शब्द बताए हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है, ऐसे ही सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यास्क का सिर्फ इतना याद करो, यास्क का, कि यास्क ने 4 कौन कौन से 4 शब्द के प्रकार बताए हैं। ठीक है, दोबारा से थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। नाम, आख्यात और उपसर्ग। आप इनका बेसिक्स आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे हम बाद में करेंगे इन चीज़ों को। और निपात, अभी से मैं इसको डिटेल में नहीं करवाऊंगी। ठीक है, ये किसने बताए हैं? यास्क ने बताए हैं। इतना आपने याद रखना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी ये है, पाणिनि ने शब्दों के प्रकार बताए हैं 4। पाणिनि ने भी 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? ये है प्रातिपादिक, धातु, सुबंत, तिङत। ये किसने बताए हैं? पाणिनि ने बताए हैं। अब जो प्रातिपादिक का मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। प्रातिपादिक का मतलब होता है मूल शब्द। कौन से शब्द? मूल शब्द को पाणिनि ने प्रातिपादिक शब्द कहा है। ठीक है, और जैसे धातु का दूसरा इन्होंने बताया धातु। धातु भी हमें पता होना चाहिए। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, और तीसरा इन्होंने बताया है सुबंत, सुबंत शब्द, और चौथा बताया है तिङत। अब इन चारों को मैं बताती हूँ खोल के इनका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वस्तुनिष्ठ में भी आ जाता है ये। अब वो क्या है देखो, आप मानो राम शब्द है, ये राम। ठीक है, ये क्या है? ये प्रातिपादिक है। प्रातिपादिक मूल शब्द हम इसको बोलेंगे। पाणिनि ने इसको कहा है प्रातिपादिक शब्द, मूल शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये प्रातिपादिक जो है शब्द है, इसी से सुबंत के साथ इसका मेल है, और जो धातु शब्द है धातु का तिङत के साथ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्रातिपादिक का सुबंत के साथ और धातु का तिङत के साथ। अब देखो कैसे, जैसे मूल शब्द मैंने राम बताया था, और राम ये मूल शब्द है यानी कि प्रातिपादिक है। और जब मैंने लिखा
रामऊ या राम है शब्द मैंने लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, राम है यानी कि राम ने, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ क्या है, राम ने, यानी कि इसके साथ विभक्ति जो है वो इसके अंदर जुड़ गई है, ठीक है। तो प्रातिपादिक शब्द प्लस में विभक्ति, इससे बन गया सुबंत। इसको सुप भी बोलते हैं, या आप इसको हम सुप भी बोलते हैं। सुप है अंत में जिसके, सुप, सुबंत का मतलब क्या है, सुप प्लस अंत, ए घोष है, इसके कारण पै जो है बै में बदल गया, तो ये सुबंत बन गया, ठीक है। सुप का मतलब होता है लुप्त, यानी कि लुप्त जो दिखाई ना दे। अब जो राम के साथ जो विभक्ति है, जो इस वो हमें दिखाई नहीं देती, राम के साथ राम है कर दिया, तो इसमें जो प्रत्यय लगा है, वो विभक्ति लगी है, वो हमें दिखाई नहीं देती, इसको बोलते हैं सुप, ठीक है, या सुबंत। तो ये शब्द जो है एक प्रकार प्रातिपादिक शब्द, और ये क्या है, ये सुबंत। ऐसे ही धातु का मतलब क्या है, वो शब्द जो क्रिया का जो मूल रूप है, जिससे क्रिया शब्द बनते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो पठ है, पठ ये क्या है, ये धातु है, ठीक है, ये क्या है, धातु है पठ। और इससे इसको हम जैसे तिड जो आदि जो प्रत्यय इसके साथ जुड़ जाते हैं, पठ के साथ अगर हम जैसे ती हमने प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये बन गया पठती, पठती बन गया, ठीक है। ये पठ तो है, ये धातु शब्द हुआ, और पठती हुआ तिडंत। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। प्रातिपादिक के साथ अगर सुप जो विभक्ति जोड़ दी, प्रातिपादिक प्लस विभक्ति सुबंत बन गया, धातु प्लस प्रत्यय तिडंत बन गया। तो आज जो पाणिनि है, पाणिनि ने 4 प्रकार के शब्द बताए हैं, प्रातिपादिक, धातु, सुबंत और तिडंत। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे आप। आगे और शब्दों के क्या क्या आधार हैं, देखिए, रचना के आधार पर, इसको हम व्युत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं, बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। रचना के आधार पर, इसी को व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, बनावट के आधार पर, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। शब्द के प्रकार कितने होते हैं, इसके आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, ठीक है। 3 प्रकार कौन से हैं वो, सबसे पहला जैसे रूढ़ी शब्द होते हैं, या रूढ़ शब्द हम जिसको बोलेंगे, रूढ़ी तो नहीं, इसको हम रूढ़ शब्द बोलेंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द होते हैं, और तीसरे होंगे योग रूढ़, यानी कि जो यौगिक भी और रूढ़ भी, योग रूढ़, ठीक है। ये जो 3 प्रकार हैं शब्दों के, ये किसके आधार पर हैं, ये रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, या बनावट के आधार पर, ठीक है। अब शब्द के प्रकार हम देखेंगे, ये उद्भव के आधार पर, उद्भव की दृष्टि से शब्द के प्रकार हम देखते हैं कितने प्रकार हैं। उद्भव की दृष्टि से देखिए, इसी को हम कहेंगे, उद्भव की दृष्टि से इसी को हम कहेंगे इतिहास की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, और स्रोत की दृष्टि से, ठीक है। इतिहास की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से, उद्भव की दृष्टि से, ये एक ही बात है। तो इसके आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5। वो 5 कौन कौन से हैं हम देखते हैं। 5 है, जैसे सबसे पहले तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तत्सम जो
संस्कृत के शब्द हैं जो के तो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तत्सम तद्भव वो होते हैं जो बदलाव के बाद प्रयुक्त होते हैं, वो तद्भव। तीसरा है वो है देशज, जो अपने ही देश में बने हैं शब्द, निर्माण हुआ है देशज। विदेशज, जो दूसरे देश से, दूसरी भाषा से आए हैं, जैसे अंग्रेजी के, फारसी के, उर्दू के, अरबी के, उनको हम विदेशज शब्द बोलेंगे, तुर्की के। ऐसे ही पांचवा जो है वो है संकर शब्द। संकर का मतलब है दो भाषाओं से मिलकर के एक शब्द बनता है, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी संकर शब्द है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है वो होते संकर शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 5 प्रकार हैं, ये ऐतिहासिक दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से, उद्भव की दृष्टि से कि ये निकले कहाँ से हैं, आए कहाँ से हैं, इनका उद्गम कहाँ से हुआ, इनका स्रोत क्या है, तो इस प्रकार इनको 5 भागों में, 5 तरह के शब्दों में बांटा है। अब आता है वो है अर्थ की दृष्टि से शब्द के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं, वो होते हैं एकार्थक और अनेकार्थक शब्द। ठीक है, एकार्थक और अनेकार्थक 2 ही इसके भेद हैं अर्थ की दृष्टि से। इसके पश्चात अगला है वो है रूपांतर की दृष्टि से, यानी कि रूपांतर का मतलब रूप में अंतर, यानी कि बदलाव की दृष्टि से। बदलाव की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं, 2 हैं। एक तो है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो हैं जिनमें विकार हो जाता है, बदलाव हो जाता है। अविकारी शब्द वो हैं जो हर परिस्थिति में लिंग वचन काल का उसके ऊपर कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द आगे इनके भी भेद हैं, 4 ही, तो 4 विकारी हैं और 4 ही क्या है, अविकारी हैं। 4 विकारी कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द हैं और 4 ही अविकारी शब्द हैं, जिनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 जो हैं अविकारी हैं। ठीक है, तो ये है रूपांतर की दृष्टि से। अगला आधार है इनका शब्दों का, वो है शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति 3 होती है, फर्स्ट ईयर में भी आपने बीए प्रथम में आपने पढ़ा होगा। 3 शब्द शक्ति हैं, जैसे अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, इन 3 शब्द शक्तियों के आधार पर शब्द के भी 3 ही प्रकार हैं। अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर अभिधात्मक शब्द हो गए, लक्षणा के आधार पर लक्षक शब्द हो गए और व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर व्यंजक शब्द। शब्द भी 3 प्रकार के, अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर अभिधात्मक, वाचक या संकेतक शब्द हम कह सकते हैं, कोशगत शब्द हम कह सकते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर लक्षक और व्यंजना के आधार पर व्यंजक। तो इस प्रकार शब्द शक्ति के आधार पर भी 3 प्रकार के शब्द हैं, शब्दों का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने शब्द के बारे में हमने पढ़ा है, हमने रूप क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ा है, और रूप प्रक्रिया की जो शाखा है वो उन शाखाओं में जो रूप शाखा को हम पढ़ रहे थे, और रूप शाखा के अंतर्गत भी, क्योंकि रूप के 2 भेद हमने बताए हैं, रूप के 2 भेद शब्द और पद। आज हमने शब्द के बारे में पढ़ा, अगली वीडियो में हम पद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।